हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज के सेशन में हम आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस 7 सेशन सारे अच्छे से देख लिए हैं और ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस के बारे में आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। बेसिकली अब तक हमने इम्यून सिस्टम, हेल्थ, हाइजीन, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा है। वैक्सीनेशन क्या होता है वो टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया है। अब आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जब होता है और जब आपके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं तो वो एंटीबॉडीज कैसे एक्ट करती हैं, तो उसके बारे में आज के सेशन में हम पढ़ेंगे। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो एक बेल आइकन आता है उस बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी के इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया गया है, देखो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है मैंने वही डायग्राम ड्रॉ किया है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड दिस इज द थ्योरी विच इज ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। सबसे पहली बात तो एंटीबॉडी मतलब क्या होता है। एंटीबॉडी मतलब ऐसा केमिकल जो एंटीजन के अगेंस्ट प्रिपेयर हुई है। मतलब जब भी आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं। अगर टी सेल्स एक्टिवेट हुए हैं तो वो अलग टाइप के टी सेल्स बनाएंगे और अगर बी सेल्स एक्टिवेट हुए हैं तो बी सेल्स से प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और उन प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडीज बनती हैं। तो इसी के बारे में हम थ्योरी में पढ़ते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। Now as you can see that it basically looks like a Y-shaped structure. So देखो इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, पहले एंटीबॉडीज के बारे में बोला गया है। एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स which are highly specific to specific antigens। अब हमको यहाँ पर क्या बोला गया है कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। एंटीबॉडीज एक तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। क्या है एंटीबॉडीज? दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब क्या होगा कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। हमने पढ़ा है प्रोटीन मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड से। मतलब सॉरी ये NH2 नहीं लिखती हूँ मैं, यहाँ पर क्या लिख देती हूँ कि हमारे प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से मिलकर प्रोटीन बनता है, ठीक है। और आपको पता है कि एक प्रोटीन के चेन में अगर मैं एक प्रोटीन का पेप्टाइड कंसिडर करूं, आपने ये चीज़ आपके 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? 11th स्टैंडर्ड का जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा था कि जो प्रोटीन की चेन होती है उसके एक तरफ C टर्मिनल होता है और एक तरफ N टर्मिनल होता है। मतलब एक तरफ कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होता है, मतलब C वाला एंड, और एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, देखो एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में C, इस साइड COOH, इस साइड NH2, या फिर इस साइड NH2, इस साइड COOH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H ग्रुप या R ग्रुप जो भी होगा आपका। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन अमीनो एसिड। ये किसका स्ट्रक्चर है? एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब एक साथ अरेंज होते हैं तो हमको एक प्रोटीन मिलता है। तो हमेशा याद रखो जो फर्स्ट अमीनो एसिड रहेगा उसके लेफ्ट साइड में मतलब जो भी मॉलिक्यूल होगा और जो लास्ट अमीनो एसिड होगा उसके राइट साइड में जो मॉलिक्यूल होगा तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, बीच में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। बीच में क्या है? बहुत सारे अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, मल्टीपल अमीनो एसिड मॉलिक्यूल। लेकिन जो फर्स्ट अमीनो एसिड रहा होगा उसका एंड का C टर्मिनल और जो लास्ट अमीनो एसिड यहाँ पर रहा होगा उसके एंड में है N टर्मिनल। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारे प्रोटीन के चेन में एक C टर्मिनल होता है और एक N टर्मिनल होता है। टर्मिनल मतलब एंडिंग पॉइंट। तो प्रोटीन के एक एंड में C कार्बन प्रेजेंट होता है और एक एंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपके एंटीबॉडीज क्या होते हैं, वो एक तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स मतलब प्रोटीनिक स्ट्रक्चर विच ऑल्सो कंसिस्ट ग्लूकोज, ओके। मतलब इनके पास कोई ना कोई शुगर बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। विच आर हाईली स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है, हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी। जैसे हर एक ताले के लिए एक अलग चाबी होती है, वैसे ही हर एक एंटीजन को मारने के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। सारी एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन को किल कर सकती है क्या? नहीं। देयर इज ऑलवेज स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट फॉर स्पेसिफिक एंटीजन, ओके। दे आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मैंने आपको ये चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड सेशन में बार बार बताया है कि एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इनको ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंटीबॉडी कब बनता है, जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं, इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो बीटा लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, तब एंटीबॉडी बनता है। तो इम्यूनोग्लोब्युलिन मतलब
इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के वजह से जो प्रोटीन बन रही है, ग्लोब्यूलिन्स मतलब क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, और इसका ही दूसरा नाम है एंटीबॉडी। ये दोनों एक दूसरे के लिए ऑल्टरनेट टर्म है, दोनों का मीनिंग सेम है। एंटीबॉडी बोलो या इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलो, दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स और यू कैन कॉल देम एज IG, प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। मतलब जब भी आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर एंटीजन एंटर करेगा तो आपकी बॉडी स्टिमुलेट हो जाएगी, मतलब आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा और उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, तो उस एंटीबॉडी को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स विच इन टर्न आर फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। तो ये एंटीबॉडीज कौन से सेल से बनती है, ये एंटीबॉडीज कौन से सेल से बनती है, दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स कहाँ से बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं बी लिम्फोसाइट से। प्रीवियस टू प्रीवियस 6th सेशन प्लीज अच्छे से देखो, उसमें हमने टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के बारे में डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टी लिम्फोसाइट्स के कितने सेल्स होते हैं और बी लिम्फोसाइट्स के कौन से सेल्स होते हैं। तो बी लिम्फोसाइट देखो, जब भी बॉडी में एंटीजन आता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको पकड़ता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर अपने सरफेस पे बिठाता है। फिर उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर जो एंटीजन बैठा है उसके आजू बाजू में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आकर घूमते हैं और देखते हैं कि इसको कौन अटैक करेगा, बी लिम्फोसाइट इस एंटीजन को मारेगा कि टी लिम्फोसाइट इस एंटीजन को मारेगा। तो अगर बी लिम्फोसाइट ने उस एंटीजन को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो बी लिम्फोसाइट्स पहले क्या बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स से बनते हैं एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, वो उस एंटीबॉडी की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम एंटीजन मेरी बॉडी में आया तो मुझे सेम एंटीबॉडी बनाना है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? प्रीवियस सेशंस देखो तो ये पार्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो एंटीबॉडीज किससे बनती हैं, प्लाज्मा सेल्स से बनती है, और ये प्लाज्मा सेल्स कहाँ से बनते हैं, बी लिम्फोसाइट से। और बी लिम्फोसाइट्स कब एक्टिवेट होते हैं, जब एंटीजन आता है आपकी बॉडी में। The mature plasma cells produce antibodies at an extremely rapid rate। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये जो लास्ट पॉइंट बोला है मैंने, ये पॉइंट अच्छे से याद रखो कि आपके जो ये एक्टिवेटेड मेच्योर प्लाज्मा सेल्स है, ये मेच्योर प्लाज्मा सेल्स कितनी स्पीड में एंटीबॉडी बनाते हैं, the mature plasma cells produce antibodies at an extremely rapid rate that is about 2000 molecules per second। मतलब एक सेकंड में 2000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। ये पॉइंट अच्छे से याद रखो कि आपके बॉडी में जो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में बनाते हैं, क्योंकि बॉडी में ना इन्फेक्शन फैलने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, फटाफट एकदम पलक झपकते इन्फेक्शन फैलता है। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमको अपना एंटीबॉडी का स्पीड भी डबल रखना पड़ेगा। इसीलिए क्या बोला गया है कि बी लिम्फोसाइट्स पहले एंटीजन को पहचानते हैं, वो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ये प्लाज्मा सेल्स मैच्योर होते ही अपना स्पीड बढ़ा देते हैं और कितने एंटीबॉडीज बनाते हैं, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस about 2000 molecules of antibodies per second। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया है पक्का। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़े। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास ऐसे कोई वाई शेप का स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, और हमने ये पहले ही पढ़ा कि एंटीबॉडी के लिए दूसरा नाम क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। तो ये जो अलग अलग लेबलिंग्स है, एक एक करके सारे लेबलिंग का यहाँ पर पॉइंट्स हमको मेंशन किया गया है, तो स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, एंटीबॉडी इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल हमको वाई शेप का दिखता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दैट इट इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से हमारा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बना है। दिस इज द फर्स्ट चेन, दिस इज सेकेंड वन, दिस वन इज थर्ड वन एंड दिस वन इज फोर्थ वन। देखो चारों चेन्स अलग अलग स्पेसिफिकली ड्रॉ करके दिखाए हैं, 2 छोटी चेन्स है और 2 बड़ी चेन्स है। ओके, ऑल राइट, सो दे आर मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड की गई है। इन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से जो बड़ी वाली चेन्स हैं, जो नीचे तक कंटिन्यू हो रही है प्रोटीन की चेन, उनको हम बोलते हैं हैवी चेन। क्या बोलते हैं उनको हम, हैवी, क्योंकि ये लंबी चेन्स है। ओके, दे हैव मोर नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मतलब दे हैव मोर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। और जो 2 चेन्स हैं दे आर लाइट चेन्स। ये जो ब्लू कलर की मैंने 2 चेन्स बनाई है, ये लाइट चेन्स है। अब आप सोच रहे होगे, डायग्राम जब बहुत सारे बच्चे देखते हैं तो उनको कुछ चीजें कभी कभी समझ में नहीं आती है, तो आप सोच रहे होगे कि ये चेन्स के नीचे, मतलब एक एंड में C और दूसरे एंड में N,
पहले देखो, पहले ये वाली चेन देखो, ये लंबी वाली ब्लैक वाली चेन देखो पॉलीपेप्टाइड की, इस चेन के एक टर्मिनल पे C है और एक टर्मिनल पे N है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक एंड पे C होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और एक एंड पे N होता है अमीनो वाला, अमाइनो ग्रुप। ओके, सो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके एक टर्मिनल पे C एक टर्मिनल पे N, और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है और दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन बड़ी हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेवी चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेवी चेन्स, जिसके आप H से भी रिप्रेजेंट करते हो। और ये जो ब्लू कलर की मैंने दो चेन्स ड्रॉ की हैं, दोनों स्मॉल चेन्स है। कंपेयर करेंगे अगर हेवी चेन और लाइट चेन के बीच में, तो ये ब्लू वाली चेन्स छोटी छोटी हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लाइट चेन। क्या बोलते हैं इनको, लाइट चेन। तो जो छोटी वाली चेन है उसका वजन कम है, इसीलिए उसको बोलते हैं लाइट चेन। जो बड़ी वाली चेन है उसका वजन ज़्यादा है क्योंकि उसमें अमीनो एसिड मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इसीलिए उसको बोलते हैं हैवी चेन। सो यार 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। ओके, नाउ दीज चेन्स आर हेल्ड टुगेदर एट हिंज। ध्यान से देखो, ये चारों की चारों चेन्स जो हैं, ये चारों चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की मदद से अटैच्ड है। और ये जो बेंडिंग वाला पॉइंट होता है ना, मतलब ये जो वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, तो ये जो बेंडिंग वाला पॉइंट है जहां पर ये दोनों चेन्स एक दूसरे से अटैच्ड है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं हिंज। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, हिंज। सो these chains are held together at hinge by which bonds, by disulfide bonds। 2 सल्फर मॉलिक्यूल के बॉन्ड हर एक चेन के बीच में प्रेजेंट है। देखो, ये दोनों चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड है, ये दोनों चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड है और ये दोनों चेन्स भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच्ड है। तो 4 अलग अलग चेन्स को साथ में पकड़ के रखने के लिए कौन से बॉन्ड्स यूज हो रहे हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यूज हो रहे हैं, हमेशा याद रखो। ओके, so your antibody molecule is a Y-shaped structure. It is made up of 4 polypeptide chains. 4 polypeptide chains are divided into 2 categories. It consists of 2 heavy chains and 2 small chains, or you can call them as light chains. और ये चारों चेन्स किससे कनेक्टेड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। नाउ ईच चेन इंक्लूड्स 2 रीजन्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक चेन में एक शेडेड रीजन है, एक नॉन शेडेड रीजन है। देखो, लाइट चेन का ये वाला चेन देखो, ऊपर मैंने डॉट डॉट ड्रॉ किया है, नीचे डॉट डॉट नहीं है। यहाँ हैवी चेन में भी ऊपर डॉट डॉट है, नीचे डॉट डॉट नहीं है, सेम इधर पे भी। सो ये क्या बताने के लिए मैंने यहाँ पर शेडिंग की है, ताकि हम डिफरेंस बता सकें कि इसमें से कौन सा रीजन कांस्टेंट रीजन है और कौन सा रीजन वेरिएबल रीजन है। कांस्टेंट रीजन मतलब क्या होता है, ऐसा इमेजिन करो आपने एक सेल्फी स्टैंड लिया, या पेन इमेजिन करो, ये पेन का जो नीचे वाला बॉडी है ये कांस्टेंट रहता है, आप सिर्फ ढक्कन चेंज करते जाते हो। समझो इसमें मैंने ब्लू ढक्कन लगा दिया, रेड ढक्कन लगा दिया, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरा ढक्कन क्या हो गया, वेरिएबल रीजन हो गया जो चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही एंटीबॉडी में भी क्या होता है, सेल्फी स्टैंड में स्टैंड सेम रहता है, बस फोन अलग अलग आप कनेक्ट करते जाते हो। पेन के अंदर बॉडी बाहर की सेम रहती है, अंदर की रिफिल हम चेंज कर देते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमारे एंटीबॉडी में भी 2 रीजन्स होते हैं, मतलब हर एक चेन में 2 रीजन होती है। सो ईच चेन इंक्लूड्स 2 रीजन्स। देखो, हर एक चेन में 2 रीजन्स हैं। 1 रीजन इज नोन एज वेरिएबल रीजन। ये जो ऊपर वाले शेडेड रीजन है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। क्या बोलते हैं उसको हम, वेरिएबल रीजन। तो ये हैवी चेन्स के वेरिएबल रीजन को बोलेंगे वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन्स, और ये जो छोटे वाले चेन का वेरिएबल रीजन है उसको बोलेंगे वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। ठीक है, क्या काम है इस वेरिएबल रीजन का, और पहले कांस्टेंट रीजन का काम समझ लो। कांस्टेंट रीजन का मतलब ही है कांस्टेंट रहना, चेंज नहीं होना। आप कितने भी मोबाइल, आप अपना मोबाइल कनेक्ट करो सेल्फी स्टैंड से या किसी दोस्त का मोबाइल कनेक्ट करो सेल्फी स्टैंड से, अगर सबका मोबाइल सेम पिन यूज करता है तो स्टैंड वही रहेगा, सिर्फ मोबाइल चेंज होते जाएंगे। समझ में आ रही है बात। जैसे समझो घर में टी शर्ट, बड़े भाई की टी शर्ट छोटा भाई पहन लेता है तो टी शर्ट तो सेम है, खाली भाई मतलब अलग अलग लोग उसको पहन रहे हैं, तो टी शर्ट कांस्टेंट है। पेन का ढक्कन बदलते जाता है लेकिन पेन वही है, तो ढक्कन क्या हो जाता है आपका, वेरिएबल हो जाता है, और बॉडी क्या हो जाती है पेन की, कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसे ही एंटीबॉडी का जो कांस्टेंट रीजन है, नीचे वाला रीजन जो है वो कांस्टेंट होता है और ऊपर वाला रीजन जो है वो वेरिएबल होता है। इसको वेरिएबल क्यों रखते हैं हम, समझो मेरा ये ढक्कन टूट गया तो अब मैं नया मार्कर नहीं अफोर्ड कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास पुराने मार्कर का ढक्कन रहेगा तो मैं वो ढक्कन से इसको रिप्लेस कर दूंगी। अल्टीमेटली मेरा एम क्या है कि इंक नहीं सूखनी चाहिए, तो मेरा कांस्टेंट रीजन वही है, मैंने बस वेरिएबल रीजन को चेंज कर दिया क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मुझे ये ढक्कन नहीं चाहिए, मुझे ये कलर पसंद नहीं है, मुझे रेड कलर पसंद है, तो मैं रेड कलर का ढक्कन लगा दूंगी। तो एज पर द नीड, जब आपके पास अलग अलग एंटीजन्स आते हैं, देखो हमने क्या बोला था, हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है।
है। तो ये कुछ एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जिनका कांस्टेंट रीजन सेम रहता है, वो बस अपना ऊपर का रीजन चेंज कर देते हैं, ताकि पहले वो लोग एक्स एंटीजन को पकड़ रहे थे तो अब वो वाई एंटीजन को पकड़ेंगे। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं समझाती हूँ आपको। क्या बोला गया है हमको इधर पे, ये हमारा एंटीबॉडी है। हर एक चेन में दो रीजन्स होते हैं, एक कांस्टेंट रीजन मतलब नीचे वाला रीजन, और एक वेरिएबल रीजन मतलब शेडेड रीजन। कांस्टेंट रीजन का काम क्या है, वो चेंज नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। वेरिएबल रीजन का क्या काम होता है, दे कंस्टिट्यूट द एंटीजन बाइंडिंग साइट। वेरिएबल रीजन क्या है, वेरिएबल रीजन को हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। इस साइड के भी ये रीजन और इस साइड के भी ये दोनों रीजन्स, इनको हम बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब इमेजिन करो आपके पास कोई ऐसी एंटीजन है, मतलब ऐसा कोई एंटीजन है और उसके ऊपर ऐसा कोई उसके ऊपर एक मार्कर है, मतलब हमारी एंटीजन के ऊपर ऐसा कोई मार्कर है। तो अब ये एंटीजन का ये जो मार्कर है ये बराबर इस एंटीजन बाइंडिंग साइट के साथ लॉक हो जा रहा है। ताले के अंदर आप चाबी समझो, आपका स्क्वायर ताला है तो उसके अंदर आप राउंड चाबी नहीं घुसा सकते ना, उसकी चाबी भी उससे कंपैटिबल होनी चाहिए। तो सेम उसी तरीके से अगर मेरे पास ऐसा वाला एंटीजन है तो मेरा एंटीजन बाइंडिंग साइट उसके साथ मैच होना चाहिए। मतलब समझो, इमेजिन करो कि आपके पास कोई ऐसा एंटीजन है और आप उसको ऐसे एंटीजन बाइंडिंग साइट में घुसाने की कोशिश कर रहे हो, क्या यहाँ पर ये एंटीजन सूट होगा? सी, दिस इज योर एंटीजन एंड दिस इज योर एंटीबॉडी, मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये तो सेम शेप नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एंटीबॉडी होता, कैसा, ऐसा ओवल शेप का एंटीबॉडी होता और इसमें अगर आप ये एंटीजन घुसाते तो यहाँ पर ये एकदम फिक्स हो जाता। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ कि एंटीजन और एंटीबॉडी को दोनों को साथ में अगर आपको रिएक्ट कराना है, अल्टीमेटली एंटीबॉडी का काम क्या है, हमारे एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीजन के साथ बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय करना ताकि वो बॉडी में बीमारी ना फैला सके। तो एंटीबॉडी जो होता है, उस एंटीबॉडी में एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब हमारा ये एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन को जाके जब पकड़ेगा, ये देखो ये आपका एंटीजन है, हमारा एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन को जाके जब पकड़ेगा तो उस एंटीजन के मार्कर्स और एंटीबॉडी के रीजन दोनों मैच होंगे, तभी ये एंटीबॉडी उसको पकड़ पाएगा। और एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है हमको इधर पे कि एक एंटीबॉडी में, ये जो एक एंटीबॉडी है इसमें ऐसे दो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो ऐसे एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे एंटीबॉडी को? बाइवेलेंट। सी, आपको इतना समझ में आया कि एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 2 हेवी 2 लाइट चेन्स, और हर एक चेन में 2 रीजन होता है, एक कांस्टेंट रीजन जो कभी नहीं बदलता है और एक वेरिएबल रीजन जो अलग अलग एंटीजन के हिसाब से खुद को चेंज कर देता है। अगर स्क्वायर शेप वाला एंटीजन आ रहा है तो ये बदल के आप स्क्वायर शेप वाला सांचा डालोगे, अगर सर्कल शेप वाला एंटीजन आ रहा है तो आप वैसा वाला एंटीजन बाइंडिंग साइट डालोगे। मतलब जैसा एंटीजन आएगा हम वैसा साइट डालेंगे, वैसा एंटीजन बाइंडिंग साइट बना देंगे ताकि हमारा एंटीबॉडी उस एंटीजन को पकड़ सके। ये बेस्ट एग्जांपल है। आपके पास ऐसा एंटीजन है और इस एंटीजन के ऊपर ऐसा एंटीना है, ऐसा मार्कर है, तो इस एंटीजन को पकड़ने के लिए मुझे ऐसे ही एंटीजन की मार्कर की जरूरत पड़ेगी। तो ये मार्कर के साथ मैच करने के लिए मेरा बाइंडिंग साइट उसके जैसा ही होना चाहिए ताकि ये दोनों, मतलब ये मॉलिक्यूल दोनों एक साथ फिक्स हो जाए। अगर मेरे पास ऐसा बाइंडिंग साइट है तो इसमें मैं स्क्वायर शेप का एंटीजन डाल सकती हूँ क्या? नहीं, मुझे सर्कुलर शेप का ही एंटीजन डालना पड़ेगा ताकि एक फिक्स्ड बॉन्ड बने। ओके, ऑल राइट। सो वेरिएबल रीजन क्या करते हैं? वेरिएबल रीजन कंस्टिट्यूट द एंटीजन बाइंडिंग साइट और इसी साइट को हम बोलते हैं पैराटोप। इस रीजन का दूसरा नाम क्या है? पैराटोप। मतलब जहां पर आपका एंटीजन आपके एंटीबॉडी के साथ मिक्स होता है उस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं पैराटोप। एंटीजन के इस पार्ट को बोलेंगे एपिटोप। एंटीजन के इस पार्ट को क्या बोलेंगे? एपिटोप। और ये एपिटोप हमारे एंटीबॉडी के साथ जहां पर बाइंड हो रहा है उस पार्ट को हम बोलेंगे पैराटोप। मतलब जहां पर एंटीजन आएगा एंटीबॉडी के साथ बाइंड होने, तो एंटीबॉडी के रीजन को बोलेंगे पैराटोप और एंटीजन के रीजन को बोलेंगे एपिटोप। क्या बोला मैंने? आपका ये एंटीबॉडी है, इस रीजन में आपका एंटीजन आके फंसने वाला है, तो जिस रीजन में एंटीजन फंसेगा उस रीजन को बोलते हैं एंटीजन पकड़ने वाली साइट, मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट, और उसी का दूसरा नाम है पैराटोप। ठीक है।
So they constitute the antigen binding site, which is also known as paratope, and this part recognizes and binds to the specific antigen to form an antigen antibody complex. और इसी पार्ट में आपका क्या होता है, एंटीजन आके फंस जाता है और फिर ये इसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। मतलब अब एंटीबॉडी के अंदर एंटीजन फंस चुका है, तो अब हमारा एंटीबॉडी इस एंटीजन को मारना चालू करेगा। सो क्या बन जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया। हर एक एंटीबॉडी में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, तो एक बार में एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन को खत्म कर सकता है। एक एंटीजन यहाँ आएगा, एक एंटीजन यहाँ आएगा, इसीलिए हम एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट मतलब इट कैन बाइंड विथ 2 एंटीबॉडीज। इट कैन बाइंड विथ व्हाट, इट कैन बाइंड विथ 2 एंटीबॉडीज। हर एक एंटीबॉडी के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं। देखो क्या बोला गया है, शायद दिख नहीं रहा है, जस्ट अ देखो क्या बोला गया है, हर एक एंटीबॉडी के साथ 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, इसीलिए एक टाइम पे एक एंटीबॉडी अपने पास 2 एंटीजन को पकड़ लेगी, एक इस हाथ से एक इस हाथ से, तो 2 एंटीजन को एक साथ पकड़ लेगी एंटीबॉडी, इसीलिए हम एंटीबॉडी को बोलते हैं बाइवेलेंट। इट कैन कैप्चर 2 एंटीजन्स। सो ये पार्ट समझ में आया। प्लीज इस वीडियो को 2 बार देखो, मतलब इतने पार्ट को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े। ऑल राइट। तो अब अगर आपको पैराटोप और एपिटोप अच्छे से समझ गया है तो ये कॉन्टेक्स्ट समझने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ इतना याद रखो, एंटीबॉडी जो होता है वाई शेप का होता है। एक एंटीबॉडी के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ठीक है। और एंटीजन बाइंडिंग साइट को हम बोलते हैं पैराटोप, और एंटीजन के ऊपर जो एंटीना होता है जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा उसको बोलते हैं एपिटोप। मतलब ऐसा समझो कि आपका एंटीबॉडी ताला है और एंटीजन उसकी चाबी है, दोनों एक दूसरे के साथ लॉक एंड की मैनर में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अभी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन इज कॉल्ड सीरोलॉजी। मतलब ये सारे रिएक्शंस कहाँ पर होते हैं, आपके ब्लड में। तो ब्लड में होने वाले रिएक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं, जब ब्लड में कोई केमिकल चेंजेस होते हैं, इसका मतलब हमको सीरम की स्टडी करनी पड़ेगी, ब्लड की स्टडी करनी पड़ेगी। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के इंटरैक्शंस को जब आप स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम बोलते हैं सीरोलॉजी, बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट सीरम एंड ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन। ये हमको बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिसिटी कैसे आती है, आपका एंटीबॉडी जो है, आपका एंटीबॉडी कुछ इस तरीके से है, करेक्ट है। उसके पास 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, और ये जो ऊपर का रीजन होता है ये वेरिएबल रीजन, ये हम चेंज कर देते हैं। अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग वेरिएबल रीजन लगाते हैं, ताकि किसी भी एक एंटीजन के लिए या किसी भी मतलब एक एंटीबॉडी से 2 सेम एंटीजन ना मरे, हर एंटीजन के लिए नई एंटीबॉडी, ठीक है। सो कंबाइनिंग साइट्स ऑफ एंटीजन कॉल्ड एंटीजेनिक डिटरमेंट। कंबाइनिंग साइट्स ऑफ एंटीजन मतलब एंटीजन जो है, देखो ये एंटीजन है, इस एंटीजन के ऊपर अलग अलग शेप के मार्कर्स है, अलग अलग एंटीना है। तो एंटीजन के ऊपर जो मार्कर्स हैं उनको हम बोलते हैं एपिटोप्स। क्या बोलते हैं उनको हम, एपिटोप। ये एपिटोप किसके साथ रिएक्ट करेगा या किसके साथ बाइंड करेगा, ये एपिटोप बाइंड करेगा करस्पॉन्डिंग एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडीज। मतलब ये एंटीजन अपने पर्टिकुलर सेम शेप वाले एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। जाने अनजाने में ये एंटीजन को लगता है कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, बट एक्चुअली ये एंटीबॉडी क्या करता है, इसी एंटीजन को खत्म करने का काम करता है। तो हमारा एंटीबॉडी जब हमारे ब्लड में घूमता है तो वो क्या ढूंढता है, हमारा एंटीबॉडी जो है वो ढूंढता है कि मेरे जैसा मार्कर वाला मॉलिक्यूल कहाँ है। तो जैसे ही हमारे एंटीबॉडी को सेम मार्कर दिखता है तो वो समझ जाता है कि ये एंटीजन का मार्कर है और वो उसके साथ बाइंड हो जाता है। देखो जैसे शेप का एपिटोप रहेगा वैसे ही शेप का आपका पैराटोप बन जाएगा। यहाँ पर आपका एपिटोप मतलब एंटीजन के ऊपर जो मार्कर था वो सर्कल शेप का था, तो एंटीबॉडी देखो ये वाई शेप है और ये लाइट रीजन है, ये जो छोटे वाले रीजन है ये लाइट रीजन है। तो यहाँ पर जो आपका एपिटोप था वो सर्कल रीजन का था, तो आपका एंटीबॉडी का पैराटोप कैसा बन गया, वो भी सर्कल बन गया। मतलब हमने वेरिएबल रीजन सर्कल शेप का लगा दिया। यहाँ पे देखो एंटीजन के ऊपर जो मार्कर है वो स्क्वायर शेप का है, तो एंटीबॉडी देखो वाई शेप की बन रही है, ये ऐसे जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर देखो एंटीबॉडी कैसे शेप की बन रही है, यहाँ पर आपकी एंटीबॉडी वाई शेप की है, ये वाई, और यहाँ पर एंटीजन के ऊपर कैसा मार्कर है, स्क्वायर मार्कर है। तो हमने यहाँ पर अपने पैराटोप को कैसा बना दिया, स्क्वायर बना दिया। ये आपका एंटीबॉडी है, दिस इज योर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के ऊपर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है मतलब जो पैराटोप्स हैं, देखो ये एंटीबॉडी है और ये उसका पैराटोप है, ये आपका एंटीबॉडी है।
और ये उसके पैराटोप्स हैं। तो एंटीजन के मार्कर के हिसाब से आपका पैराटोप का स्ट्रक्चर चेंज होता है और इसीलिए पैराटोप के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, वेरिएबल रीजन। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, आपके एपिटोप्स जो है मतलब एंटीजन के ऊपर के जो मार्कर हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो पैराटोप के साथ रिएक्ट करते हैं। योर एपिटोप बाइंड्स विथ पैराटोप टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सी द एंटीजन बाइंडिंग साइट पैराटोप्स आर लोकेटेड ऑन द वेरिएबल रीजन्स ऑफ एंटीबॉडी। आपका ये जो एंटीबॉडी है इसमें का जो ऊपर का रीजन होता है वेरिएबल रीजन, वहां पर आपके पैराटोप्स अटैच्ड होते हैं। ध्यान से देखो, इतना बड़ा एंटीबॉडी है लेकिन एंटीजन सिर्फ कहां पर अटैच हो रहा है, ये पैराटोप वाले रीजन में, मतलब जहां पे वो लाइन लाइन स्ट्रक्चर थे ना, वेरिएबल रीजन में आपका एपिटोप अटैच होता है पैराटोप के साथ, क्योंकि पैराटोप प्रेजेंट कहां पर है, इट इज प्रेजेंट ऑन द वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी। स्मॉल वेरिएशंस इन द वेरिएबल रीजन मेक ईच एंटीबॉडी हाईली स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन। देखो अभी इस एंटीजन का मार्कर सर्कल था तो मैंने वेरिएबल रीजन को सर्कुलर फॉर्म में बना दिया। दूसरा मार्कर ट्रायंगल शेप का था तो मैंने पैराटोप का वेरिएबल रीजन चेंज करके उसको ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पे एंटीजन का मार्कर स्क्वायर शेप का है तो मैंने अपने एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन को चेंज करके स्क्वायर पैराटोप डाल दिया। यहाँ पर वापस छोटा सर्कल है तो मैंने एंटीबॉडी के पैराटोप रीजन को चेंज करके स्मॉल सर्कल डाल दिया। एंटीबॉडी के पैराटोप स्ट्रक्चर को जब आप चेंज करते हो, एंटीबॉडी के वेरिएबल रीजन को जब आप चेंज करते हो, स्मॉल वेरिएशंस इन द वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी, इट मेक्स ईच एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर ईच एंटीजन। तो इससे क्या होगा, जैसा एंटीजन वैसी एंटीबॉडी। अल्टीमेटली हर एक ताले की स्पेसिफिक चाबी होती है, कोई भी ताला किसी भी चाबी से नहीं खुलता। तो इसीलिए जैसा ताला वैसी चाबी, मतलब जैसा एंटीजन वैसी एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी को बदलने के लिए हम क्या बदल देते हैं, उसका पैराटोप बदल देते हैं। पैराटोप बदलने के लिए क्या हटाना पड़ता है, वेरिएबल रीजन चेंज करना पड़ता है। So the variable region enables the antigen to recognize the specific antigen and bind to a specific antigen in a lock and key manner। तो इससे क्या होता है, आपके एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन होता है, ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है जो चेंजेबल होता है, वो हर एक एंटीजन को पकड़ता है, उसके हिसाब से खुद को बदलता है और उसके साथ लॉक एंड की मैनर में लॉक हो जाता है और उसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो इस पार्ट को, मतलब इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना, आपको सारा कंटेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, अच्छे से पढ़ने में मज़ा आएगा। प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच इट 2 to 3 टाइम्स। अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट करो। यू कैन स्टिल स्कोर 80 to 90% इन योर बोर्ड एग्जाम्स, पर पढ़ाई स्टार्ट करो तो ही आप परसेंटेज स्कोर कर पाओगे। बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ, हम जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर आगे अगले सेशंस में। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। सो मेक श्योर दैट यू कीप स्टडिंग, कीप योर हेल्थ वेल एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।